हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स में आपका स्वागत है। भाग 23 सामूहिक पागलपन। हर युग का अपना सामूहिक पागलपन यानी कलेक्टिव न्यूरोसिस होता है, जिससे निपटने के लिए एक मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता होती है। वर्तमान युग में अस्तित्व संबंधी खालीपन सामूहिक पागलपन के रूप में सामने आ रहा है, जिसे शून्यवाद निहिलिज्म के रूप में वर्णित किया जा सकता है। शून्यवाद कहता है कि अस्तित्व का अपना कोई अर्थ नहीं है। अगर साइकोथेरेपी स्वयं को शून्यवाद दर्शन के समकालीन प्रभाव से मुक्त नहीं कर सकी, तो ये व्यापक स्तर पर समाज की कोई मदद नहीं कर सकेगी। फिर यह एक संभव उपचार के बजाय स्वयं को सामूहिक पागलपन के लक्षण के रूप में सामने ला पाएगी। ऐसी स्थिति में साइकोथेरेपी न केवल रोगी को एक शून्यवादी दर्शन सौंपेगी, बल्कि इंसान की सच्ची तस्वीर दिखाने के बजाय उसे एक व्यंग्य चित्र के रूप में पेश करेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि मनुष्य के इस कुछ न होने की थ्योरी में बहुत खतरा छिपा है। यह कहती है कि मनुष्य जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय दशाओं के परिणाम के सिवा कुछ और नहीं है, या फिर मनुष्य आनुवांशिकता वह पर्यावरण की देन है। मनुष्य की यह मान्यता इस नकारात्मक सोच को जन्म देती है कि वह बाहरी प्रभावों तथा आंतरिक परिस्थितियों का शिकार है। जो साइकोथेरेपी यह मानने से इनकार करती है कि मनुष्य स्वतंत्र है, वह इस सोच को बल देकर और घातक बना देती है। यह तो तय है कि मनुष्य नश्वर है और उसकी स्वतंत्रता में बाधाएं आती रहती है। बात परिस्थितियों से आज़ादी की नहीं है, बल्कि विकट परिस्थितियों के बावजूद खड़े होने के साहस की आज़ादी है। जैसा कि मैंने एक बार कहा था, न्यूरोलॉजी तथा साइकोलॉजी का प्रोफेसर होने के नाते मैं इस बात को लेकर सजग हूँ कि मनुष्य किस हद तक जैविक, मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्रीय दशाओं के अधीन होता है। लेकिन दो विषयों का प्रोफेसर होने के अलावा मैं उन लोगों में से एक भी हूँ जो यातना शिविरों से जीवित लौटे हैं। मैं मनुष्य की उस अद्भुत साहस व सहन शक्ति का साक्षी रहा हूँ, जिसके बल पर वह बद से बदतर दशा में भी विजय बनकर उभरता है। नकारात्मक नियतिवाद की समीक्षा। मनोविश्लेषण को अक्सर इसके नकारात्मक यौनवाद के लिए दोषी ठहराया जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि यह तार्किक नहीं है। मुझे तो इसके बजाय एक और शब्द कहीं ज्यादा भ्रांतिपूर्ण व खतरनाक लगता है, जिसे हम पेन डिटर्मिनिज्म यानी नकारात्मक नियतिवाद कह सकते हैं। यह मनुष्य का वह नजरिया है जिसके द्वारा वह हालातों का सामना करने की अपनी योग्यता का अनादर करता है और उसे मानने से इनकार कर देता है। मनुष्य पूरी तरह से किन्हीं निश्चित दायरों व शर्तों से बंधा हुआ नहीं है। वह स्वयं को इस बात से तौलता है कि क्या वह अपने सामने आए हालातों का सामना कर सका। दूसरे शब्दों में, मनुष्य अपनी नियति स्वयं तय करता है। मनुष्य अपने जीवन को सिर्फ जीता नहीं है, बल्कि निरंतर तय करता रहता है कि आगे उसका जीवन, उसका अस्तित्व कैसा होगा और अगले क्षण क्या बनेगा। इसी सोच के आधार पर मनुष्य के पास ये आज़ादी होती है कि वह उसी एक क्षण में अपने आप में बदलाव ला सके। इसलिए हम केवल एक विशाल समूह के सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर ही उसके भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि निजी व्यक्तित्व किसी भी तरह के अनुमान से परे होता है। किसी भी भविष्यवाणी का आधार जैविक, मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्रीय परिस्थितियों पर निर्भर होता है, जबकि मनुष्य के अस्तित्व की सबसे अहम बात यही है कि क्या वह अपने हालातों से और स्वयं की सीमाओं से ऊपर उठने की योग्यता रखता है। जरूरत पड़ने पर मनुष्य संसार में बेहतरी के लिए बदलाव लाने की योग्यता रखता है और वह चाहे तो इस बेहतरी के लिए अपने भीतर भी बदलाव ला सकता है। मैं यहाँ आपको डॉक्टर जे की मिसाल देना चाहूँगा। मेरे पूरे जीवन में केवल वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे भेंट होने के बाद मैं उन्हें मेफिस्टोफेलियन प्राणी यानी एक शैतानी शख्स कहने का साहस कर सकता हूँ। उस समय उन्हें वियना के सबसे बड़े मनोरोग अस्पताल स्टेनहाफ का जन संहारक कहा जाता था। जब नाजियों ने उनका इच्छा मृत्यु कार्यक्रम आरंभ किया, तो उन्होंने इस काम की बागडोर अपने हाथ में ले ली और इतनी कट्टरता से इस काम को अंजाम दिया
कि एक भी मनोरोगी गैस चैम्बर तक जाने से बच नहीं सका। जब मैं युद्ध के बाद वियना वापस आया तो मैंने पूछा कि डॉक्टर जे का क्या हुआ। मुझे बताया गया कि रूसिया ने उन्हें स्टेनआप के एकांत में बनी कोठरी में बंदी बना लिया था, लेकिन अगले ही दिन कोठरी का दरवाजा खुला पाया गया और उसके बाद डॉक्टर जे को किसी ने नहीं देखा। बाद में मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वे भी अपने साथियों की मदद से दक्षिण अमेरिका चले गए होंगे। हाल ही में मैं एक भूतपूर्व ऑस्टिन राजदूत का सलाहकार बना, जिन्हें कई सालों तक बंदी बनाकर रखा गया था। वे सबसे पहले साइबेरिया में और फिर मॉस्को की प्रसिद्ध लुम्बियाका जेल में बंदी रही। जब मैं उनके तंत्रिका रोग संबंधी जांच, न्यूरोलॉजिकल चेकअप कर रहा था तो उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि क्या मैं डॉक्टर जे को जानता था। मेरी अम्मी बढ़ने पर वे बोले, लुम्बियाका में मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। वहाँ उनकी मौत 40 साल की आयु में मूत्राशय के कैंसर से हुई। वे मेरे सबसे विश्वसनीय मित्र बने रहे। वे बहुत ही उच्च नैतिक मूल्यों के साथ जिए और वहाँ सबको दिलासा देते रहते थे। जेल में बिताए कई सालों के दौरान वे मेरे सबसे अच्छे और पक्के मित्रों में से थे। ये डॉक्टर जे की कहानी है, स्टेनआप का जनसंहारक। हम किसी मनुष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने या उसके भविष्य का अनुमान लगाने का साहस कर भी कैसे सकते हैं। हाँ, हम एक मशीन की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अगर हम इससे भी आगे जाना चाहें तो मनुष्य के जहन का भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य अपने जहन या अपने मन के दायरे से कहीं विस्तृत होता है। हालांकि आज़ादी को ये सब कुछ नहीं माना जा सकता। आज़ादी की कहानी में केवल आधा सच शामिल है। आज़ादी सारी कहानी का नकारात्मक पक्ष है, जिसका सकारात्मक पहलू है जिम्मेदारी की भावना। दरअसल जब आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाया जाता तो उसके अनियंत्रित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैं सिफारिश करता हूँ कि जिस प्रकार पूर्वी तट पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई गई है, उसी प्रकार पश्चिमी तट पर उसके पूरक के तौर पर स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की मूर्त भी बनाई जानी चाहिए। मनोरोग संबंधी सूत्र वाक्य। हम ये नहीं मान सकते कि मनुष्य को आज़ादी की सोच से पूरी तरह दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि मनोरोगियों व पागलों के मामले में भी कहीं न कहीं आज़ादी का अंश पाया जाता है, भले ही वह कितनी भी सीमित ही क्यों न हो। दरअसल रोगी के व्यक्तित्व के आंतरिक अंश को तो पागलपन छू तक नहीं पाता। भले ही कोई मनोरोगी इलाज न हो पाने की दशा में अपनी उपयोगिता क्यों न खो दे, लेकिन उसके भीतर एक मनुष्य होने की गरिमा और मर्यादा हमेशा बरकरार रहती है। मेरा मनोरोग सिद्धांत और विश्वास यही है। यदि मेरे पास ये न हो तो मुझे अपने आप को मनोचिकित्सक तो नहीं समझना चाहिए। आखिर किसके लिए? केवल एक घायल मस्तिष्क रूपी बिगड़ी हुई मशीन के लिए जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता? अगर रोगी उससे कुछ अधिक नहीं है तो बेशक इच्छा मृत्यु को तार्किक ठहराया जा सकता है। मनोचिकित्सा का पुनर्मानवीकरण। दरअसल मनोचिकित्सक काफी लंबे अरसे से लगभग आधी सदी तक मनुष्य के मस्तिष्क को एक मशीन के रूप में देखते रहे हैं। नतीजतन मानसिक रोगों के उपचार के प्रति केवल एक तकनीक बनकर रह गई है। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। अब मनुष्य के मस्तिष्क को केवल एक मशीन या तंत्र भर नहीं समझा जा सकता। कुछ नए आयाम भी सामने आ रहे हैं और मनोचिकित्सा को मानवीय आधारों पर लागू किया जाने लगा है। जो डॉक्टर अब भी अपनी भूमिका को एक तकनीशियन के रूप में ही स्वीकार करता है, वह यह भी स्वीकार करेगा कि वह अपने रोगियों को रोगग्रस्त मनुष्य के बजाय एक बिगड़ी हुई मशीन के रूप में देखता है। एक मनुष्य को आप अन्य वस्तुओं के बीच मौजूद एक और वस्तु नहीं मान सकते। वस्तु भले ही एक दूसरे की नियति तय करती हो, लेकिन मनुष्य निश्चित रूप से अपनी नियति स्वयं ही निर्धारित करता है। वह अपने पर्यावरण व अपनी परिस्थितियों के बीच जो भी बनता है स्वयं ही बनता है। मिसाल के तौर पर मनुष्यों की सजीव प्रयोगशाला जैसे उन यातना शिविरों में हमने ऐसे साथी भी देखे जो सुअरों की तरह बर्ताव करते थे, और साथ ही ऐसे साथियों को भी देखा जिनका बर्ताव किसी संत से कम नहीं था। मनुष्य के भीतर दोनों ही तरह की संभावनाएं उपस्थित हैं। उनमें से कौन सी संभावना साकार होगी यह उसकी अवस्थाओं या परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आधारित होता है। हमारी पीढ़ी व वास्तविकता को समझती है
क्योंकि हमने मनुष्य को उसके वास्तविक रूप में जान लिया है। जो भी हो, मनुष्य ही वह जीव है जिसने ऑस्ट्रिच के गैस चैम्बरों की रचना की। हालांकि मनुष्य वह प्राणी भी है जो होठों पर ईश्वर का नाम या शेमा इजराइल के शब्द लिए उन गैस चैम्बरों में दाखिल हुआ।